हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 का जो बचे हुए कॉन्सेप्ट से उसको कवर कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो हमारा होने वाला है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो हमारा है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। ठीक है, वन बाय वन हम तीनों को समझेंगे, तीनों कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। आप देखो, हमें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट या नेट इन्वेस्टमेंट हम इसको समझे उससे पहले हम समझते हैं हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। फिर उसके बाद हम क्या समझेंगे कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। सिंपल सा चीज होता है, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इट इज इंक्रीज या एडिशन टू कैपिटल स्टॉक इन इकोनॉमी। फॉर एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल्स, स्कूल, बिल्डिंग, या फिर ये लास्ट यहां तक ये सारा एक ही में आ गया। फिर क्या रहा है, परचेज ऑफ मशीनरी या फिर इंक्रीज इन स्टॉक। अब हम समझते हैं कि होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ठीक है, तो बात करते हैं, सिंपल सी बात, इकोनॉमी के कंपैरिजन में पढ़ रहे हैं तो इनको इकोनॉमी के कंपैरिजन में बताएंगे। हमारी इकोनॉमी के अंदर मान लो पहले एक ही हॉस्पिटल था, अब उस हॉस्पिटल में इंक्रीज हो गए, 2 हो गए, 4 हो गए, 10 हो गए, तो इसको हम कहते हैं कि क्या हुआ है, इन्वेस्टमेंट हुआ है। या हमारे हॉस्पिटल्स में इंक्रीज हुआ, पहले हॉस्पिटल्स या स्कूल या बिल्डिंग अगर इनमें इंक्रीज हो रहा है, इनकी जो है वो कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है, मतलब एक स्कूल से 2 स्कूल हो गए, 5 स्कूल हो गए, एक हॉस्पिटल से 2 हो गए, 4 हो गए, ऐसे एयरपोर्ट की नंबर्स में इंक्रीज हो रहा है, रोड के नंबर्स में इंक्रीज हो रहा है, बिल्डिंग के नंबर्स में इंक्रीज हो रहा है, तो इसको कहेंगे क्या हो रहा है, जैसे कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो इसका मतलब ये बढ़ेंगे ना, तो इसी को क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट। कि हमारे देश में क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है। या फिर हमारी इकोनॉमी के अंदर एक मशीनरी थी गुड्स को प्रोडक्शन करने के लिए, अब वो 2 हो गई, 5 हो गई, तो सिंपल सी चीज क्या, इट इज इंक्रीज या एडिशन टू कैपिटल स्टॉक। ये जितने भी देख रहे हो हमारे पास, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल, स्कूल, बिल्डिंग, इसमें इंक्रीज होना मतलब कैपिटल स्टॉक में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। बहुत सिंपल लैंग्वेज में। अब मैं आपको इसी से रिलेटेड अब हम बात करते हैं, हमारे पास जो दूसरा हमारा टॉपिक होता है वो होता है हमारे पास नेट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद फिर मैं आपको करवाऊंगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, सिंपल सी चीज लिखवा लेते हैं, फिर दोनों एक साथ करेंगे। तो नेट इन्वेस्टमेंट होता है आपका द एक्चुअल एडिशन या इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक इन इकोनॉमी। ठीक है, या इसको एक्चुअल एडिशन या इंक्रीज टू कैपिटल स्टॉक इन इकोनॉमी, इसको कहेंगे हम क्या, नेट इन्वेस्टमेंट। अब हमारे पास है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, फिर वन बाय वन इसको और अच्छे तरीके से समझेंगे। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है इट इज एडिशन टू कैपिटल स्टॉक बिफोर मेकिंग अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन।
ठीक है, अब इसको समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। कह रहा है कि डेप्रिशिएशन से जो पहले की वैल्यू होती है ना, उसको कहते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और फिर इसका मतलब नेट इन्वेस्टमेंट का, इसको डिडक्ट करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आती है वो होती है हमारे पास नेट इन्वेस्टमेंट। अब एक एग्जांपल से समझना मेरे साथ, ठीक है। और जो ये वर्ड आया हमारे पास डेप्रिशिएशन, इसको भी हम अच्छे तरीके से समझेंगे। पहले समझते हैं कि डेप्रिशिएशन भी हम लिख लेते हैं ताकि हमें इसको समझने में आसानी हो जाएगी। डेप्रिशिएशन, तो डेप्रिशिएशन क्या होता है? डेप्रिशिएशन होता है सिंपल सा, इट रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, या फिर फिक्स एसेट। अब रीजन क्या हो सकते हैं? ड्यू टू वियर एंड टियर, ठीक है। दूसरा हो गया पैसेज ऑफ टाइम, और थर्ड हो गया एंड ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलेंस, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलेंस is termed as depreciation, is termed as depreciation। तो हमने डेप्रिशिएशन का मतलब भी समझ लिया कि क्या होता है भाई, किसी भी फिक्स एसेट की वैल्यू में, जैसे हमारे लिए हॉस्पिटल्स हो गए, एयरपोर्ट हो गए, मतलब कोई भी बिल्डिंग है, कोई भी रोड है, वो धीरे धीरे क्या होता है, यूज करते करते उसके अंदर टूट फूट आती है, मतलब उसकी वैल्यू कम होती है। कह रहा है कि डेप्रिशिएशन होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। जब भी फिक्स एसेट की वैल्यू में गिरावट आती है, और रीजन क्या होता है, मान लो टूट फूट हो गई उस एसेट के अंदर, या टाइम बीतने के साथ साथ उसकी वैल्यू में कमी आ गई, या फिर ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलेंस होता है टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन टेक्नोलॉजी, आपकी टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डेप्रिशिएशन। अब मैं एग्जांपल के साथ करता हूं, जैसे मान लो हमारे पास, हमने एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मशीनरी का, कि मशीनरी का कंस्ट्रक्शन करा हमने, तो हमने बोला कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है। मान लो हमने मशीनरी परचेज करी थी 10 लाख रुपए की, ठीक है, मशीनरी परचेज करी 10 लाख रुपए की। क्या आज से ये 1 साल के बाद भी ये आपने परचेज करी 1/4/2024 को, क्या ये 1 साल के बाद भी इस वैल्यू की रहेगी या इससे कम वैल्यू की होगी? इससे कम वैल्यू की होगी। अच्छा, इससे कम वैल्यू की होगी तो इस वैल्यू में क्या आ गई? इन्वेस्टमेंट, मान लो मशीनरी थी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट किस में कर रखा था आपने? मशीनरी में। अब मशीनरी को आपने बोला 10 लाख की थी, अब आपने इसको 1 साल के बाद पूछा उसकी वैल्यू कितनी है, तो उसकी वैल्यू में क्या होगा? कुछ ना कुछ कमी आएगी। कह रहा कमी कितनी है? हमने माना कि चलो इस पर डेप्रिशिएशन लगे 2 लाख, इसकी वैल्यू कम हो गई है, तो 1 साल के बाद जो वैल्यू बची उसको कहा जाता है क्या? नेट इन्वेस्टमेंट। मतलब कह रहा है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट करा है ना, उसके वैल्यू में कुछ ना कुछ कमी आएगी, उसके बाद जो बची हुई वैल्यू होती है उसको कहते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। मान लो पिछले साल हमने वही मशीन में 10 लाख रुपए लगाया था, अब उसका 1 साल के बाद कितना इंक्रीज हुआ है, तो क्या है अभी पहले डेप्रिशिएशन लेस करो, क्योंकि हर फिक्स एसेट की वैल्यू में क्या होती है? कमी आती है। तो उस कमी के बाद बताओ कि आपने कितना इकोनॉमी के अंदर एडिशन करा है, ठीक है। जो वैल्यू कम हुई है यूज करने से एसेट को, उसकी कमी के बाद आपको बताना है कि आपको क्या होता है नेट एसेट, उसके बाद की वैल्यू होती है, ठीक है। नेट एसेट क्या है? नेट इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं उसको। अच्छा, तो इसलिए आपका नेशनल इनकम को काउंट करने के लिए एक फॉर्मूला भी होता है। अगर आपको ग्रॉस वैल्यू निकालनी है, अगर आपको ग्रॉस वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? नेट में डेप्रिशिएशन ऐड करना पड़ेगा। कैसे? ध्यान से देखना, अगर मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए, ग्रॉस वैल्यू चाहिए, तो मुझे 8 लाख में 2 लाख ऐड करना पड़ेगा ना, तो नेट इन्वेस्टमेंट में डेप्रिशिएशन ऐड करना पड़ेगा, इसलिए नेट में मैंने डेप्रिशिएशन क्या कर दिया? ऐड कर दिया। अगर मुझे नेट निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ग्रॉस में डेप्रिशिएशन माइनस करना पड़ेगा।
है ना। अगर मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए, नेट चाहिए, तो ग्रॉस वैल्यू में से मुझे डेप्रिसिएशन मैं डिडक्ट कर दूंगा, तो मेरे पास जो वैल्यू बचेगी वो मेरे लिए क्या मानी जाएगी, वो मेरे लिए मानी जाएगी नेट वैल्यू, नेट इन्वेस्टमेंट वैल्यू। ठीक है, सो आई होप ये आपको समझ में आ गया। इसको एक बार कंक्लूड कर लेते हैं जल्दी जल्दी। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इकोनॉमी के अंदर स्कूल्स में इंक्रीज हुआ है, हॉस्पिटल्स में, रोड्स में, बिल्डिंग्स में, डैम्स में, एयरपोर्ट में इंक्रीज हुआ है, तो इसको इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में बोला जा रहा है कि भाई आपने इन्वेस्टमेंट करा है। अब नेट इन्वेस्टमेंट होता है कि एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, देखो ये हुआ एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कि आपने 10 लाख इन्वेस्ट करा, बट कह रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ कमी आई होगी ना, तो कह रहा है इसकी वैल्यू में कमी आई है, उसको कम, उस वैल्यू को कम करो और फिर बताओ एक्चुअल में कितना आपने एडिशन करा है। तो हमने वैसे तो 10 लाख करा था, बट क्योंकि कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू कम हो गई है, तो एक्चुअल एडिशन कितना करा हमने, 8 लाख का। एक्चुअल में उसकी वैल्यू कितनी बढ़ी है, 8 लाख की बढ़ी है, तो इसको बोला गया ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और जो डेप्रिसिएशन को माइनस करके आया उसको बोला गया नेट इन्वेस्टमेंट। इसलिए देखो यहां पर बोला है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है आपका, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है आपका बिफोर मेकिंग अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन, मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है डेप्रिसिएशन से पहले की वैल्यू। यह है डेप्रिसिएशन से पहले की वैल्यू और यह है डेप्रिसिएशन के बाद की वैल्यू। ठीक है, फिर हमारे पास एक टर्म आया डेप्रिसिएशन। तो सिंपल सा डेप्रिसिएशन क्या होता है, फिक्स एसेट की वैल्यू में कमी आना क्या होता है, डेप्रिसिएशन। अब वो उसके रीजन क्या क्या हो सकता है, जैसे टूट फूट हो जाना असेट में, फिक्स एसेट में टूट फूट हो जाना, या जैसे जैसे आप असेट को यूज कर रहे हो उसकी वैल्यू में कमी आएगी। वेरी गुड। फिर हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है वो है ऑब्सोलेंस। आपने देखा होगा टेक्नोलॉजी को चेंज करने से भी जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उसकी वैल्यू में क्या आती है, कमी आती है, उसकी वजह से भी असेट की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो जिस भी रीजन से, ये 3 रीजन हमने मोटे मोटे पढ़े, अगर इनकी वजह से असेट की, फिक्स असेट की वैल्यू में कमी आ रही है तो उसको बोला जाएगा क्या, डेप्रिसिएशन। ठीक है। अच्छा, तो एक चीज मैं बता देता हूं आपको, डेप्रिसिएशन का, सॉरी, एक तो इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम भी है कैपिटल फॉर्मेशन। सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं, जो इन्वेस्टमेंट है उसका दूसरा नाम है हमारे पास कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, सेम ऐसे ही हमारे पास डेप्रिसिएशन के और भी नाम है। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। ठीक है, और इसका और एक और नाम है करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट नाम है, या फिर इसका एक और नाम है रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल। ठीक है, ये एक्चुअली बस आपको नाम, आपको जो नाम यूज होने वाले हैं सिर्फ ये और ये। जब हम कैलकुलेशन करेंगे नेशनल इनकम का तो हमें ये दो चीज, एक तो डेप्रिसिएशन और कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ज्यादातर वर्ड यूज होंगे, ये बहुत कम आते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होती है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल क्या होता है, वो डेप्रिसिएशन का ही दूसरा नाम होता है। सो आई होप आपको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अपना नेक्स्ट पॉइंट करेंगे जो कि हमारा है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं जो है हमारा कौन सा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो समझते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है और वो क्यों जरूरी होता है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, सो सबसे पहले लिख लेते हैं, हमारे पास जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो, इसका मतलब होता है इट इज द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज। कह रहा है जो इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज का जो डिफरेंस होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो अब समझते हैं इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज क्या होता है। हमने बोला नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज का। तो वन बाय वन इसको समझते हैं कि हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो हम बताते हैं, देखो इनडायरेक्ट टैक्स आप सभी को पता होगा, इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो गवर्नमेंट इंपोज करती है किस पर,
जो गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है, तो इसको बोला गया इट रेफर्स टू दोज टैक्स which are imposed by government, किस पर? प्रोडक्शन पर, ऑन प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब भी आप कोई गुड्स बनाओगे या बेचते हो, तो या वो गुड्स हो या सर्विसेज हो, तो सरकार उस पर टैक्स लगाती है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट गुड्स, इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इसको इनडायरेक्ट टैक्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि लगाया किस पर जाता है? लगाते हैं प्रोडक्शन पर, मतलब लगाते हैं प्रोडक्ट पर, प्रोडक्शन पर या प्रोड्यूसर पर, बट इसको पे कौन करता है? पे इसको करता है कंज्यूमर, इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है, क्योंकि ये लगाया किसी और पर जाता है, पे कोई और करता है। जैसे गुड्स पर लगाया टैक्स, ठीक है, गुड्स पर लगाया मतलब ये लगाया प्रोड्यूसर पर, बट वो प्रोड्यूसर क्या करता है? उस जो टैक्स का कॉस्ट है उसको, उससे उसकी जो प्रोडक्शन है उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, और वो किससे वो रिसीव करता है? वो अपनी गुड्स के प्राइस को बढ़ा देता है और वो रिसीव करता है कंज्यूमर से। एग्जांपल के साथ समझेंगे, ठीक है? पहले इतना समझ आएगा, जैसे हमने बोला एग्जांपल जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कस्टम ड्यूटी, एक्चुअली कस्टम ड्यूटी क्या होता है? जब भी आप गुड्स को, बल्कि कस्टम ड्यूटी क्या होता है? जब भी आप गुड्स इंपोर्ट करते हो किसी दूसरे कंट्री से, तो उसको बोला जाता है कस्टम, उस पर एक टैक्स लगता है, उसको बोलता है कस्टम ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोलियम एंड लिकर। एक्चुअली लिकर पे और पेट्रोलियम पे आज के टाइम पर जो गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं उन सब पर जीएसटी लगता है, बट कुछ ऐसे गुड्स हैं जैसे पेट्रोलियम हो गए, लिकर हो गए, उन पर आज क्या लगता है? मतलब पेट्रोल पे तो लगता है एक्साइज ड्यूटी, पेट्रोल पर क्या लगता है? पेट्रोल पे लगता है आपका एक्साइज ड्यूटी लगता है आपका लिकर पर, एंड लिकर, एंड जो आपका है एक्साइज ऑन वैट ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्शन, ठीक है? इस पे क्या लगता है? पेट्रोलियम प्रोडक्शन। मतलब जो वैट है, आप सिंपल से समझ लो बेटा, ये ना मतलब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं ज्यादा डिटेल में जा रहा हूं। सिंपल सी चीज, जब भी आप गुड्स बनाओगे या गुड्स बेचोगे, तो सरकार आपसे उस पर एक टैक्स लेगी, उस टैक्स को बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। इसको इनडायरेक्ट भी इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो लगाती सरकार प्रोड्यूसर पर है, बट वो रिकवर प्रोड्यूसर किससे करता है? वो करता है कंज्यूमर से, इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। और दूसरा हो गया सब्सिडीज, सब्सिडीज, ठीक है? सब्सिडीज एक्चुअली एक तरीके से हेल्प होती है। ये क्या होता है? इट इज फाइनेंशियल हेल्प, इट इज फाइनेंशियल हेल्प। कौन करता है? गवर्नमेंट करता है, प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोड्यूसर, टू प्रोड्यूसर, किस लिए? टू रिड्यूस द, या टू फुलफिल, टू फुलफिल इट्स सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव, सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव। एक्चुअली सरकार क्या करती है? अगर आपके गुड्स का प्राइस बहुत ज्यादा हो रहा है, जो कि मुश्किल हो रहा है कस्टमर के लिए खरीदना, तो सरकार उस पर आपको हेल्प करती है कि भाई आपके हम टैक्स कम कर देंगे। टैक्स कम करेंगे तो जो गुड्स बना रहा होगा मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर, उससे उसके गुड्स का प्राइस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और इससे क्या होगा? सोशल वेलफेयर होगा। इससे क्या होगा? सोशल वेलफेयर। सिंपल सी बात समझते हैं, मान लो सरकार इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है, उससे किसी भी जो गुड्स है उसका प्राइस क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। अब सरकार कहीं बहुत ज्यादा तो इंक्रीज नहीं हो रहा, लोग खरीद पा रहे हैं
लोग खरीद तो नहीं पा रहे, ऐसा तो नहीं है लोग नहीं खरीद रहे, तो सरकार उसमें क्या कर देती है, प्रोड्यूसर को फाइनेंशियल हेल्प करती है। फाइनेंशियल हेल्प कैसे, टैक्स में कुछ अपना कमी कर देती है जिससे लोग इजीली खरीद पाते हैं, इससे सोशल वेलफेयर भी होता है, तो उसको बोला जाता है सब्सिडी। जैसे अब मैं बताता हूँ नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे आते हैं। मान लो नेट इनडायरेक्ट टैक्स, हमने इसके बारे में बताया होगा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, सब्सिडीज। हमने बोला सरकार ने क्या करा, 100 करोड़ का टैक्स इंपोज करा गुड्स को या तो प्रोड्यूस करने में या सेल करने में। अब सरकार उसमें कुछ सहायता देती है, मान लो सरकार ने सहायता दे दी 20 करोड़ की कि आपके यार गुड्स की वैल्यू बहुत ज्यादा हो रही है, लोग नहीं खरीद पाए, तो हम उस पर कुछ रिड्यूस कर देते हैं। तो जो नेट बच गया, मान लो 100 करोड़ का टैक्स आया था बट सरकार ने 20 करोड़ की हेल्प दे दी, तो अब सरकार को आपको क्या करना पड़ेगा, नेट कितना पे करना पड़ेगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब वैसे सरकार ने आपसे 100 करोड़ का टैक्स लगाया बट सरकार ने कुछ आपको वो दे दिया, फाइनेंशियल हेल्प कर दी, जिसको सब्सिडीज बोला जाता है। तो इसमें से अब आपको जो नेट पे करना है सरकार को, नेट इनडायरेक्ट जो पे करना है इनडायरेक्ट टैक्स, वो है 80 करोड़। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब इसी की हेल्प के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है हमारे पास फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, इसको समझते हैं क्या होता है मार्केट प्राइस। देखो फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, सिंपल सी चीज, किसी भी गुड्स को बनाने में लगने वाले कॉस्ट को आप क्या कहोगे, फैक्टर कॉस्ट। और जिस प्राइस पर उस कमोडिटी को बेचा जा रहा है, गुड्स को बेचा जा रहा है, उसको बोलेगा मार्केट प्राइस। लिख लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो फैक्टर कॉस्ट हमने किसको बोला, फैक्टर कॉस्ट सिंपल सी बात है, इट इज द कॉस्ट ऑफ, या इट रेफर्स टू अमाउंट पेड टू द, या पेड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन प्रोडक्शन प्रोसेस, इन प्रोडक्शन प्रोसेस। सिंपल सी चीज है, किसी भी गुड्स को बनाने में लगने वाली कॉस्ट को हम क्या कहेंगे, फैक्टर कॉस्ट। या सिंपल सी, इसको तो ये थोड़ा सा डेफिनेशन, बुक की डेफिनेशन है, इसमें हम बोल सकते हैं इट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ कमोडिटी इज कॉल्ड फैक्टर कॉस्ट। और मार्केट प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस तो सिंपल होता है जो हमने एक्चुअल प्राइस पे करा है। इट रेफर्स टू द प्राइस, इट रेफर्स टू द प्राइस एट विच गुड्स एक्चुअली सोल्ड। ठीक है, देखो अब क्या होता है, फैक्टर, अगर मेरे को मार्केट प्राइस निकालना है किसी भी कमोडिटी का, किसी भी गुड्स का, तो मैं क्या करूंगा, फैक्टर कॉस्ट में क्या जोड़ दूंगा, मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स में ऐड कर दूंगा। ठीक है, एक्चुअली इसमें ना मैं जो प्रॉफिट वाला फैक्टर है उसको हटा रखा है। तो सिंपल सी चीज, अगर मेरे को किसी गुड्स को बनाने में 80 रुपए लगे हैं और सरकार उस पर 20 रुपए का टैक्स लगा देती है, तो उसकी मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, उसका मार्केट प्राइस हो जाएगा आपके लिए 100। तो यहां पर ये दोनों कॉन्सेप्ट इसलिए एक दूसरे से रिलेटेड है। फैक्टर कॉस्ट हमने बोला, फैक्टर कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो किसी गुड्स को बनाने में लगने वाली कॉस्ट को कहते। तो किसी को बनाने में 80 रुपए लगे, फिर उसमें सरकार टैक्स लेती है, तो सरकार जब उसमें टैक्स जुड़ जाता है तभी वो मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू बनती है, क्योंकि बिना टैक्स के आप किसी गुड्स को नहीं बेच सकते हो। तो आप जब उसके अंदर टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर दोगे तो वो आपके लिए क्या बन जाएगी, मार्केट प्राइस बन जाएगी। आप उस वैल्यू को 100 पे आप जो बेचोगे उस गुड्स को, वो आपके लिए क्या है, मार्केट प्राइस। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया और जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये डिफरेंस होता है किसके किसके बीच का, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज के बीच का। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो सरकार इंपोज करती है, आप गुड्स को प्रोड्यूस करोगे या सेल करोगे तो। जैसे आप जीएसटी लगा, सरकार जीएसटी लगाती है, आप अगर लिकर कर रहे हो, लिकर प्रोड्यूस कर रहे हो तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगेगा।
अगर आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट लगा रहे हो तो उस पर वैट लगेगा, मतलब ये एक तरीके से टैक्स है, सिंपल आप समझो ये क्या टैक्स लगता है। फिर सब्सिडीज क्या होती है, एक तरीके से फाइनेंशियल हेल्प होती है जो सरकार करती है फर्म को देती है, ठीक है, ताकि सोशल वेलफेयर हो, क्योंकि जितना सरकार आपको सब्सिडीज देगी, आपको मतलब फर्म को सब्सिडीज देगी, तो उससे गुड्स की वैल्यू कम होगी, गुड्स की वैल्यू कम होगी तो लोग खरीद पाएंगे, तो इससे सोशल वेलफेयर होगा, तो ये क्या होगा। फिर हमने बोला नेट इनडायरेक्ट टैक्स, मान लो जितना इनडायरेक्ट टैक्स था उसमें से सब्सिडीज अगर हम माइनस कर देंगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। फिर हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े छोटे छोटे से, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, किसी भी गुड्स को बनाने में लगने वाली कॉस्ट को हम कहते हैं फैक्टर कॉस्ट, और मार्केट प्राइस होता है जिस पर हम उसको बेचते हैं तो मार्केट प्राइस। तो अगर हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस निकालना है तो फैक्टर कॉस्ट में हमें क्या जोड़ना पड़ता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि 100 रुपए की अगर 80 रुपए की कोई चीज बनी है और मैंने उसमें 20 रुपए का टैक्स जोड़ दिया तो जो 100 रुपए आया वो मार्केट वैल्यू हो गई है। अब आप उसको इसलिए मार्केट वैल्यू बोलते हो क्योंकि आप इतने पे उसको बेच सकते हो, बेचने को क्या कहते हैं मार्केट प्राइस, जिस प्राइस पर आप उसको बेचोगे मार्केट के अंदर उसको कहते हैं मार्केट प्राइस। तो 100 रुपए से क्या बन जाएगा, मार्केट प्राइस। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। नाउ अब हम अपना फाइनल कॉन्सेप्ट जो हमारा रह गया है वो करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इससे पहले हमारे सारे कॉन्सेप्ट कवर हो चुके हैं, ठीक है। सो अब हमारे पास आ रहा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो जो अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो हम कहेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखना इसको। ये होता है इट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम received from abroad and income फैक्ट, क्या बोला इसको, इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड एंड इनकम या फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, पेड टू अब्रॉड। सिंपल सी चीज है, बहुत आसानी से। हमने दूसरे देशों से कितना कमाया और दूसरे देशों ने हमसे कितना कमाया, उसके जो बीच का डिफरेंस होता है उसी को कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। सो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जो जैसे हमने बोला जो इसका फॉर्मूला होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको हमने बोला फैक्टर इनकम या इनकम रिसीव, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। मतलब सिंपल सी चीज है, जितना आपने कमाया और जितना आपने दूसरे देशों को पे करा उसका जो नेट बैलेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, फैक्टर, नेट फैक्टर। जैसे मान लो हमने दूसरे मतलब अब्रॉड को जो भी गुड्स और सर्विसेज सब कुछ मिलाकर बाहर से हमने अर्निंग करी 1000 करोड़ की, ठीक है, और बाहर वाले देशों ने हमारे देश से अर्निंग करी 800 करोड़ की, तो जो हमारा नेट बैलेंस आ गया 200 करोड़, उसको बोला जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हमने पहले हम करेंगे जितना कमाया उसमें से लेस कर देंगे जितना पे करा, जो नेट बैलेंस आ जाएगा उसको कहेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम इसके कुछ एक पॉइंट बता देते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं इसका एक पॉइंट, अगर मुझे नेशनल इनकम काउंट करना है, नेशनल इनकम निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डोमेस्टिक इनकम में इसको ऐड करना पड़ेगा, किसको, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को मेरे को क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा, ठीक है। प्लस एक इसमें कॉन्सेप्ट और है जो हमारे पास NFI है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अच्छा, इसको शॉर्ट में
NFIA भी बोला जाता है। तो हम कहेंगे नेट फैक्टर जो अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो वैल्यू आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ठीक है, जैसे अभी हम समझते हैं, जैसे अभी तो हमने क्या करा, हमने बाहर से 1000 करोड़ कमाया था और 800 करोड़ पे करा था, मतलब हम दूसरे देशों ने हमसे 800 करोड़ पे करा था, तो नेट आएगा 200। अब मान लो हमने दूसरे देशों से कमाया कम और दूसरे देशों ने हमसे कमाया ज्यादा, तो इस केस में क्या होगा, अब इस केस में माइनस में 200 करोड़ आएगा, तो ये नेगेटिव भी हो सकता है। और उन्होंने एक और पॉइंट बोला कि नेगेटिव के साथ साथ ये क्या हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है। जब हमने कमाया भी 1000 करोड़ और दूसरे देशों ने भी हमसे 1000 करोड़ कमाया, तो नेट क्या जाएगा, जीरो। तो इसलिए बोला नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। सो ये लास्ट का छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इसको भी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। सो आई होप, एंड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट करके जरूर पूछें। हमारे चैनल को देखने के लिए थैंक यू सो मच।